वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से। पेरेंट्स का मौक़िफ़ हमारे पास है, उसके साथ जिस तरीके से तमाम तर परेशानियां पेरेंट्स को होती हैं प्राइवेट स्कूल्स को लेकर, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद तारिक शाह, जो कि चेयरमैन हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे बताइएगा, ये जो पेरेंट्स परेशान हाल हो गए हैं प्राइवेट स्कूल्स की वजह से, हर गली के कॉर्नर पर 2 स्कूल खुले हुए हैं, साथ ही साथ कंपटीशन भी चल रहा है प्राइवेट स्कूल्स का। ये पहले मुझे बताइए, इतने सारे स्कूल्स, इनका कोई चेक एंड बैलेंस रखते हैं आप लोग या नहीं? कोई रजिस्ट्रेशन होती होगी? जी बिल्कुल। देखें, कोई भी चीज़ जो है वो आपको पता है हुकूमत की नज़र से तो ओझल नहीं होती, और उसके अंदर एक डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का जो है एक गवर्नमेंट का इदारा है, वहाँ से जो है वो तमाम स्कूल रजिस्टर होते हैं और उसके बाद फिर वो फंक्शनल होते हैं, मॉनिटरिंग होती है, बाकायदा उनकी टीम्स होती हैं जो इंस्पेक्शन के लिए आती हैं। अच्छा, बहुत सारे स्कूल, क्या मैं तो कहता हूँ उससे डबल स्कूल भी अगर शायद खुल जाएँ तो हम नीड अभी शायद पूरी ना कर सकें, क्योंकि वैसे ही इतने सारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, सरकारी स्कूल भी मौजूद हैं, प्राइवेट भी मौजूद हैं। उसके बारहा जो है वो आप देखें कि कितने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हमारे पास फिगर हर साल आती रहती हैं। तो दैट्स सी बात है, चीज़ें खुलती रहती हैं और ये नीड ऑफ द आवर है। जब गवर्नमेंट जो है वो अपना सही तरह काम नहीं कर रही तो प्राइवेट स्कूल खुलेंगे और पेरेंट्स अपनी इस्तात के मुताबिक जो है वो वहाँ एडमिशन करवा रहे होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि स्कूल्स तो खुल गए हैं, तमाम तर चीज़ें, और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि स्कूल से बाहर है, जिनको तालीम हासिल करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम तालीम का मयार देखते हैं, वो तालीम का मयार तो है ही नहीं हमारे पास। अब अगर कराची का बच्चा हम खड़ा कर दें और वहाँ पर हमारे पास पंजाब, कहीं फैसलाबाद ले लें, वहाँ का बच्चा खड़ा हो, तो दे कैन नॉट कम्पीट। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम और यहाँ का एजुकेशन सिस्टम एक तो मुकाबला ही नहीं है। तो फिर मुझे बताएं कि जो इतनी फीसिस और ये सब कुछ लिया जा रहा होता है, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आपने सही आइडेंटिफाई किया। और देखें, तालीम वो ऐसी चीज़ है और सेहत वो ऐसी चीज़ है जिसको कभी भी डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए था। 18 अमेंडमेंट के बाद इसको डिसेंट्रलाइज किया गया, पंजाब अलग हो गया, सिंध अलग हो गया, सारे मामला, सारे सूबे अपने हिसाब से चलने लगे। अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो जो है ना वो गेज करता है कि बच्चे किस तरह से हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली सिंध बोर्ड अगर देखा जाए तो वहाँ पर तो कोई मयार ही नहीं है, रटिफिकेशन की तरफ ज़्यादातर लोगों को ले जाया जाता है। उसके साथ साथ जो है वो बच्चे उसी के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं और चीटिंग का इतना रुझान बढ़ता जा रहा है कि आप ही देखेंगे माँ बाप भी जो है ना अपने बच्चों को पैसे दे रहे होते हैं कि आप जाएं सेंटर में, वहाँ जाके पेमेंट करें और अपनी मर्जी के मुताबिक पेपर सॉल्व करके आ जाएं। तो जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी, जबकि इसके एज कम्पेयर टू पंजाब वहाँ पर चीटिंग का अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा ही, बिल्कुल तो ऐसा ही। एक बड़ा एक ही मुल्क के अंदर 2 स्टैंडर्ड नज़र आ रहे हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हाँ, तो बच्चा जब रोड लर्निंग की तरफ जाएगा, उसको एग्जामिनेशन सिस्टम की तरफ जाना है तो वो तैयारी भी वही कर रहा होगा। लेकिन आप एज़ कम्पेयर टू आप अदर बोर्ड्स देख लें, आखान बोर्ड देख लें, आप कैम्ब्रिज बोर्ड देख लें, उन स्कूल्स के जो बच्चे हैं वो एक एग्जाम्पलरी नज़र आते हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नज़र आते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, नेशनली भी जो है ना उनका बड़ा अच्छा किरदार नज़र आता है, पोजीशंस भी आ रही होती हैं उनकी। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि बच्चों के पेरेंट्स भी आजकल जो है पैसे दे रहे होते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जब रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, मैट्रिक के हों, इंटर के हों, हम देखते हैं यहाँ कोई चौकीदार होता है, उसका बच्चा फर्स्ट पोजीशन ले रहा होता है, कोई पंक्चर लगाने वाला है उसका बच्चा ले रहा होता है। तो वहाँ पर हमें नजर आता है कि जिसने पढ़ना है उसने पढ़ना है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो खुद घर पे बैठ के पढ़ रहा हो किताबें खोल के। और दूसरी तरफ ये जो हम 30-30 हज़ार रुपए और 50-50 हज़ार रुपए एक बच्चे का हम जो है वो फीस दे रहे होते हैं, वो दूसरी तरफ तो बिल्कुल ही फेल नजर आता है हमें। नहीं, देखें, ये 2 सिस्टम की बात कर रही हैं आप। जो 30,000 रुपये या 25,000 रुपये, मैं कहूँगा 15,000 से ऊपर जो फीसेस हैं, ये सब कैम्ब्रिज स्कूल्स की हैं, जहाँ पर कैम्ब्रिज बोर्ड एफिलिएशन होती है। तो वो बच्चे फिर जो है ना वो ब्रिटिश काउंसिल के एग्ज़ाम्स के अंदर जाते हैं, वहाँ जाके जो है वो अपने परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। ये जो बोर्ड हैं ये सिंध बोर्ड्स हैं। अच्छा, इसमें फ़र्क सिर्फ ये आता है कि देखें, ये अभी 1-2 सालों से आपको थोड़ा सा मेरिट नज़र आ रहा है कि जहाँ पर जो है वो जो नीचे के तबके के लोग हैं उनकी पोजीशन आ रही हैं, वरना पहले कभी ऐसा देखा नहीं गया। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो है वो बोर्ड से मेरी सबसे ज़्यादा शिकायत ये रहती है कि एक मार्कशीट, किसी भी स्कूल ओनर से आप पूछें कि एक मार्कशीट हमारे हाथ में आती है, वो बच्चा फेल होता है, अगले 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद वही बच्चा पास होकर मार्कशीट लेकर आ रहा होता है। ये रुझान जब बढ़ता चले जाएगा तो बच्चा स्कूल नहीं आएगा। आज भी हम ये देखते हैं, चाहे जितने भी स्कूल ओनर से आप बात करें, 9th में आने के बाद बच्चे का रुझान स्कूल में कम हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बोर्ड में चीटिंग ही करनी है या अनफेयर मीन्स इस्तेमाल करने हैं
और वहाँ जाकर जो है वो स्कूल में पढ़ने को तैयार ही नहीं होता, वो स्कूल में अटेंडेंस ही नहीं होती। हम पेरेंट्स से कहते हैं तो पेरेंट कहते हैं हाँ वो आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बच्चा हमारे हाथ में नहीं है, वो आने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से भी बच्चों की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि जब वो स्कूल आके पढ़ेंगे ही नहीं, अटेंडेंस ही नहीं होगी, तो फिर वो कैसे बोर्ड में परफॉर्म करेंगे। अच्छा, एक तरफ तो ये मामला हो गए कि हम मयार की बात करें, दूसरी तरफ हम देखें तो पेरेंट्स का ये रोना कहीं ना कहीं बिल्कुल दुरुस्त इसलिए लगता है कि क्योंकि जो जिस तरीके की इकोनॉमी है हमारे मुल्क की, जिस तरीके से हम लोग अपने घर को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पानी, बिजली, गैस, किराया, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें अगर हम साइड पे कर दें, किसी के घर में 2 बच्चे हैं और उसको हर महीने स्कूल की फीस देनी है। अब ये जो इतना सारा बोझ है कि पहले हमारे ज़माने में हमें कभी स्कूल वालों ने, हालांकि बहुत अच्छी स्कूलिंग थी हमारे स्कूल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने स्टेशनरी आपको स्कूल देगा, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, रेजर चाहिए, कुछ भी चाहिए वो आपने अपने घर से लेकर आनी है, चाहे आप 10 बार लें चाहे 25 बार लें। अब उसकी मद में भी स्कूल वाले पैसे लेते हैं और वही स्टेशनरी उन्होंने रखी भी होती है, क्योंकि जितना मैंने प्राइवेट स्कूल्स में जाके देखा है, बहुत ही खूबसूरत सा एक कमरा होता है जहाँ पे स्टेशनरी भरी भी होती है और वो अरसा दराज तक इस्तेमाल की जा रही होती है, लेकिन पेरेंट्स से जो है वो पैसे हर साल ही लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद पहले हम देखते थे कोर्सेज, जैसे अगर मेरा भाई बड़ा है, मैं उसकी क्लास में जाऊंगी तो मैं उसका कोर्स ले लूंगी। अब ये वाला कल्चर भी हमारे यहाँ खत्म हो गया। साथ ही साथ यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म हम दे रहे हैं, स्कूल्स रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आपने इस दुकान से जाके, फलां वाली दुकान से जाके ही आपने बच्चों का यूनिफॉर्म खरीदना है। तो ये इतना जो पेरेंट्स हैं उनको आपने इतने केज में क्यों बंद कर दिया? नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। जो माली हालात चल रहे हैं आजकल हमारे मुल्क में ही, जो है इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ में पैसे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देखें, अब वक्त बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है। हमारे पेरेंट्स शायद ज़्यादा जिम्मेदार थे और हम जैसे लोग इतने जिम्मेदार नहीं हैं। हमने बारहा ये देखा है कि जो स्कूल्स के अंदर जो स्टेशनरी की आपने बात की ना, लेकिन स्टेशनरी में ये होता है, एक बच्चा है, आज उसकी पेंसिल खो गई, अब वो बच्चा अगले दिन पेंसिल अगर नहीं लेकर आएगा तो वो काम कैसे करेगा? वो पेन लेके नहीं आएगा तो काम कैसे करेगा? और पेरेंट इसमें डिले करते हैं कि आज पेंसिल भेज दी, कहें नहीं अब तो खो दी, अब तो दोबारा नहीं दूंगा, ये नहीं करूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से डिले आ रहा होता है। पेंसिल तो बंदा किसी से भी मांग लेगा, ऑक्सफोर्ड का पेपर लेना है, एग्जैक्टली, पेंसिल से जाके तो अब यही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, अब जब वो चीज़ मौजूद नहीं होगी तो स्कूल वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा कि हाँ ठीक है, सही है। देखिए, हर दौर में मुख्तलिफ सिचुएशंस आती हैं। इस दौर में ये है कि आज पेरेंट ये काम करने को तैयार नहीं है, स्कूल कहते हैं ठीक है हम फैसिलिटेट कर दें। इसी तरह है कि पहले भी किसी भी दौर में आपने देखा होगा कि कभी 2.5 साल का बच्चा स्कूल नहीं जाता था। आज पेरेंट बज़ेद होते हैं कि मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, क्योंकि वो माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं और जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, सब इंडिविजुअली रह रहे हैं। तो वो बज़ेद होते हैं स्कूल के बाद कि भाई आप एडमिशन करा लें, हम बच्चे को चाहते हैं स्कूल भेज दें ताकि आपके पास सीख ले। 2.5 साल का बच्चा स्कूल जाता है, 10 बजे जाके 11 बजे वापस आ जाता है। 1 घंटे में माँ बाप को क्या ही फायदा होगा? तो वो अब भेजना चाह रहे हैं ना। देखें, ये वही वाली बात है कि ये इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है कि जब डिमांड इंक्रीज होती है तो स्कूल्स भी ये चीजें प्रोवाइड करना शुरू हो जाते हैं। अब जब पेरेंट ने स्टेशनरी दी थी, स्टेशनरी आनी शुरू हो गई। जब जहाँ बात रिस्ट्रिक्ट ना करें ना, जैसे आपने बात की, बहुत सारे पेरेंट्स जो कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा है पैसे बचाने के चक्कर में हर माँ बाप एक्टिव होता है, बिल्कुल, क्योंकि उसने यहाँ से 2 पैसे बचा के वहाँ एडजस्ट करने, जो पेरेंट्स नहीं कर सकते। बुक्स पे आपने जो कहा था ना, बुक्स पे मैं आता हूँ। बुक्स पे तो देखें पिछले सालों में होता था, लेकिन पिछले 3 सालों से जो है ना इसको बड़ा एक्सरसाइज किया जा रहा है कि बाय फोर्स स्कूल से या कहीं भी वेंडर से ना दिया जाए। लेकिन एक थोड़ा सा चेंज ये है जो लोग शायद समझ नहीं पा रहे कि हम कहते तो हैं कि हमारे स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, हम बड़ा कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कराते हैं, चीज़ें होती हैं। बुक्स का भी चेंज हो गया पैटर्न, अब वो बुक्स पे वर्क बुक्स हो गई, अब बुक्स नहीं होती हैं। तो ये सब जब पैटर्न चेंज हो गया तो अब बुक वो दोबारा रिसाइकिल नहीं हो सकती। अब जब एक दफ़ा बुक पे लिख दिया गया, अब वो दोबारा खरीदनी पड़ेगी, चाहे मेरे बड़े भाई की क्यों ना हो या मेरे बड़े सिबलिंग्स की ना हो, तो वो फिर जाहिर सी बात है खरीदनी पड़ेंगी। अब यूनिफॉर्म की बात आती है। अब यूनिफॉर्म दे देंगे, स्कूल का एक पैटर्न होता है, हर साल हमेशा रहा है। लेकिन अब जो वेंडर्स हैं, यूनिफॉर्म वेंडर्स, उनका ये होता है कि अगर मेरा किसी एक इलाके में स्कूल है तो मैं, अगर फ़र्ज़ करें नाज़ाबाद में मेरा स्कूल है, तो मैं डिफेंस के वेंडर से नहीं कह सकता कि वहाँ पे मेरी यूनिफॉर्म रखो, क्योंकि वो ये कहेगा आपके पेरेंट्स तो यहाँ आते ही नहीं हैं। तो अब पेरेंट ढूंढ के परेशान हो जाते हैं कि यूनिफॉर्म कहाँ से मिल रही है, क्या हो रहा है। तो फिर उनको स्पेसिफाइड एक वेंडर कह दिया जाता है कि भाई यहाँ से आप ले लें, और वेंडर भी आपको रिस्ट्रिक्ट ये करते हैं कि आप हमें बता दें कि हम अपनी यूनिफॉर्म कौन सी ब्रांच में रखें। अगर पूरे कराची के अंदर भी अगर वो ब्रांचेज हैं उसकी, तो वो भी सर्टेन एक ब्रांच के अंदर रखता है जो स्कूल के करीब होता है। अच्छा, मुझे बताइए, जो यूनिफॉर्म का जो ये पूरा बता रहे हैं, वेंडर और स्कूल के बीच में मामला तय होते हैं?
हाँ, क्योंकि तय ही होते हैं। क्या देते हैं आप वेंडर्स को? हम तो कुछ भी नहीं देते, वो तो यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत बड़ी बात है, और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर देते हैं, और अच्छी क्वालिटी। टर्म्स एंड कंडीशन तय होते हैं कि आपका स्कूल है, मेरा वेंडर, मैं वेंडर हूँ, बिल्कुल ऐसे। आपने मुझे कहा ये इतने आपने देने हैं, मैंने कहा ठीक है, तो मैं तो वो दे रही हूँ, मुझे बदले में आपको क्या देना है? कुछ भी नहीं देना आपको हमारी कोई डीलिंग नहीं होगी। कोई डीलिंग नहीं है, एक डीलिंग होती है सिर्फ कि आप जो है वो क्वालिटी यूनिफॉर्म देंगे, यूनिफॉर्म खराब नहीं होनी चाहिए, पूरे साल चलनी चाहिए। अगर सस्ती क्वालिटी की जो फटने वाली क्वालिटी है, कोई सस्ता मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो फिर आपको एक्सचेंज करना होगा पेरेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। बहुत से केसेस में कलर फेड जल्दी हो जाते हैं, तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जरूर बनाई जाती है वेंडर के साथ कि आपको क्वालिटी देनी है अगर आपको हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अच्छा, एक तरफ ये जैसे आपने बात की तमाम तर मसाइल हैं, दूसरी तरफ दो चीजें हैं। पहली चीज हमारे पास ये आती है कि जिस तरीके से पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं कि बच्चों की स्कूल फीसेस बहुत ज्यादा है, वो इतनी ज्यादा हर बार क्यों हो जाती हैं? फिर एक कल्चर है कि जैसे आपने अगर 10 दिन भी आप लेट हो जाते हो तो प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग एक रिएक्शन आता है, जो कि बहुत, आप कह लें आम जबान में, हमारी जबान में कहते हैं कि बहुत इंसल्टिंग होता है। तीसरा ये कि पेरेंट्स का एक एतराज काफी अरसे से है कि जून जुलाई की छुट्टी होती है और 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, प्राइवेट स्कूल कहता है भाई आप फीस जमा कराओ। ये क्यों है? वो वाले 2 महीने की फीस है, उसका क्या करते हैं आप लोग? बिल्कुल सही बात है, और ये साल से सवाल यही रहा है और हम भी जवाब देते रहे उसको। वो सिंपल ये होता है कि देखिए, जब कोई भी आप एकेडमिक सेशन लेके चलते हैं, देखिए बाहर के मुल्कों में जो है वो ही 12 महीने को 10 महीने में ले लिया जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ जाहिर सी बात है हम ले नहीं सकते क्योंकि पेरेंट्स इतनी ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, तो हम उसको साल में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली वो टीचर्स की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये तो पूरे साल की चल रही होती हैं। हमें टीचर्स को सैलरी भी 12 महीने की देनी है, रेंट भी 12 महीने का देना है। सब चीज़ें जब 12 महीने पे चल रही हैं तो ऑब्वियसली पेरेंट भी पे करेंगे। लेकिन हाँ, वहाँ ज़रूर है कि अगर कोई पेरेंट विड्रॉ कर रहा होता है, मिड ऑफ द सेशन में कर रहा होता है, तो वहाँ तक की फ़ी चार्ज की जा रही होती है। सेकंड, जब बच्चे पास आउट हो रहे होते हैं मैट्रिक से, जो कि सेशन अब मार्च में ख़त्म हो जाता है, तो उनसे जून जुलाई की फ़ीस नहीं ली जा रही होती, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाती है और फिर वो जून जुलाई दे रहे होते हैं, जो कि नई 10th बनती है। मतलब जब पासिंग आउट 10th होती है उससे जून जुलाई चार्ज नहीं की जा रही होती। तो ये सब मैकेनिज्म है। तो कर रहे होते हैं उनको, क्योंकि उनको पता होता है एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो यही आना है 6 महीने बाद। नहीं, वो कर नहीं सकते, टेक्निकली भी नहीं कर सकते। और ना बहुत सारे स्कूल्स कर रहे होते हैं। वो इसलिए कर रहे थे पास्ट कोविड के बाद से, क्योंकि सेशन चेंज हो गया था। सेशन अगस्त टू जुलाई हो गया था। 9 मैट्रिक के एग्जाम्स हो जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है, हमने खुद दी है फीस इस चक्कर में कि भाई हमें पता है कि हमारा रिजल्ट अप्रैल तक दी होगी, क्योंकि सेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता पीछे आया। अगस्त के बाद पहले वो जून और मई तक खत्म हो रहा था, फिर अब वो अप्रैल और मई तक खत्म हो रहा था। अब जो सेशन आएगा वो आप समझ लें कि फाइनली अप्रैल तक एंड हो जाएगा, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, आखिर में मुझे बता दीजिएगा, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं हमारे पास, बहुत बड़े स्कूल्स की हम ना बात करें, छोटे स्कूल्स की बात करें, टीचर्स की सैलरी इतनी नहीं होती, जैसे आपने अभी कहा ना कि 12 महीने चला रहे होते हैं। एक बच्ची है, इंटर उसने किया है, वो रिजल्ट का वेट कर रही है, तो वो किसी करीबी स्कूल में टीचर लग जाएगी, ठीक है। अब वहां पर वो बच्चा आपके पास, वो स्कूल आपके पास गली मोहल्ले का, जैसे आपने बताया कि वो रजिस्टर हुआ होता है। एक बच्ची, अब वो साल बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो वो खुद 2 सब्जेक्ट्स में फेल होती है, ठीक है। आप मुझे बताएं वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगी? बिल्कुल ठीक। ये जो आप लोगों ने टीचर्स का मयार रखा हुआ, आपको लगता है काबिल कबूल है? एक तरफ आप लोग इतनी भारी फीसें ले रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर और सब कुछ आप मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो इंटर भी नहीं किया हुआ उसने, आपने उसको टीचर रख लिया। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बात यह है कि जो टीचर्स होती है ना, वो ऑब्वियसली हर स्कूल चाहता है कि क्वालिफाइड टीचर्स रखे। हाँ, इंटरमीडिएट टीचर जरूर होती है स्कूल में, लेकिन एज अ हेल्पिंग टीचर होती है। मेन टीचर अगर कोई रख रहा है तो गलत रख रहा है, मैं उसको कंडेम करता हूँ। मैं कंडेम करता हूँ, क्योंकि देखें जो खुद इतना क्वालिफाइड नहीं है वो आगे कैसे पढ़ाएगा। लेकिन जहाँ हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में बच्चे, टीचर सब इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस नज़र आएगी, जिसको हम उसको नहीं कह सकते कि हम 100% सही हैं, लेकिन वहाँ पर टीचर हायर ज़रूर की जाए जहाँ अच्छी क्वालिफाइड टीचर्स हों, सब चीज़ें हों। लेकिन मैं भी ये कहूँगा कि देखें, हर स्कूल मौजूद है इस मुल्क के अंदर। 1000 रुपये फ़ीस लेने वाला भी, 500 रुपये की फ़ीस लेने वाला भी मौजूद है, और 50,000 माहाना फ़ीस लेने वाला भी स्कूल मौजूद है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक सेट पैटर्न बनाया गया है मिनिमम फ़ी का, मिनिमम वेज का, कि एक स्कूल के अंदर एक आप जो फीस चार्ज कर रहे हैं उसके 3 टाइम्स जो है
वो आप एक टीचर की मिनिमम सैलरी रख सकते हैं। तो जब गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया है तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें उसके हिसाब से चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इंटरमीडिएट टीचर्स नहीं रखनी चाहिए। और अब तो हम तो ये भी मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि टीचर लाइसेंसिंग का जो है ना वो आगाज़ किया जाए, ताकि टीचर जो लाइसेंस याफ्ता हो उसी को स्कूल में हायर किया जाए। क्योंकि देखिए डॉक्टर होता है वो लाइसेंस होता है जब स्कूल में आता है, जब वो अपने प्रोफेशन में आता है। ऐसी लॉयर होता है वो बाकायदा लाइसेंस लेकर आता है, तो टीचर क्यों नहीं आता? और टीचर पे तो हमने बारहा गवर्नमेंट से कहा है कि आप टीचर लाइसेंसिंग स्टार्ट करें, हम उसके पाबंद होंगे, खुद भी अपने आप को पाबंद बनाएंगे, ताकि क्योंकि हमें भी देखने को मिलता है कि टीचर आती हैं, चाहे वो ग्रेजुएट ही क्यों ना हो, मास्टर्स क्यों ना हो, वो अगर अपनी शादी से 6 महीने पहले वो आगे जॉब शुरू करती हैं, कहती हैं मैं कहीं नहीं छोड़ूंगी, फिर एकदम से अचानक से उनकी शादी अनाउंस हो जाती है और फिर वो चली जाती हैं। तो इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है, स्कूल को भी जो है ना बड़ी मुश्किलात इसमें पेश आती हैं। तो लाइसेंसिंग जब आ जाएगी तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इंटरमीडिएट पास हैं या कोई भी पास है, जब वो लाइसेंस लेकर आएंगी तो वो ऑथेंटिक टीचर होंगे। ऐसा ही, और जिस तरीके से टीचर्स आ रही होती हैं, जितने मसाइल हैं हमारे यहाँ, अब ऑब्वियसली बात है, ऐसा लगता है और हमने बहुत बार इस पर बात की है कि टीचर्स की प्रॉपर काउंसलिंग होना भी जरूरी है अपने, क्योंकि वो हमेशा से ये कहा जाता है कि प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप अक्सर जब टीचर्स जो है वो डांट रहे होते हैं बच्चों को, तो बच्चे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अच्छा ये अब घर से लड़कर आए, मैं इनको आज नाश्ता नहीं मिला, ये नहीं हुआ, क्योंकि वो बिहेवियर उनका बहुत अजीब सा होता है। कभी वो बहुत स्वीट हो जाते हैं, कभी वो बहुत रूड हो जाते हैं। एक आपका नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए तमाम स्टूडेंट्स को ट्रीट करने का। फिर फेवरेटिज्म का भी एक कल्चर है हमारे यहाँ। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लेके बहुत सारे मसाइल हैं जिसमें बहुत सारा काम करना अभी बाकी है। हमारे साथ चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सैयद तारिक शाह साहब मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जिस तरीके से हमने बात की कि पाकिस्तान में ही बहुत बड़ी तादाद, और सिर्फ सिंध की बात कर लें तो बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो कि स्कूल से बाहर है, और इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब कोई भी रियासत होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को फ्री सेहत और तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी रियासत हमें देने में नाकाम रही है। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम मौजूद है हमारे यहाँ सिंध में खास तौर पर, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मल्टीपल टाइम हम इस पर बात कर चुके हैं। जो हमारी सरकारी स्कूल्स हैं उनकी जो बिल्डिंग्स है वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही, बाकी सारे काम वहाँ पर हो रहे हैं। और दूसरी जानिब आप दूसरे सूबों में जाते हैं तो आपको वहाँ पर प्रॉपर अटेंडेंस मिलती है, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, और उसके बाद उनका रिजल्ट भी हमें बड़ा डिफरेंट मिलता है। तो जब एक चीज आप नहीं प्रोवाइड कर पाते तो उसके ऑल्टरनेटिव निकलते हैं, और जब ऑल्टरनेटिव निकलते हैं तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं वो अपना राज उनका होता है, फिर वो अपने तरीके से काम कर रहे होते हैं। एक तरफ पेरेंट्स परेशान है, दूसरी तरफ स्कूल्स डेफिनेटली परेशान है। इस मसले को हल करना हमेशा से रियासत की जिम्मेदारी ही रहा है। मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रजा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल।